जिसको लिखना है अपने हिसाब से लिखते चलना। हम लोग नहीं लिखते। हाँ तुम लोग भी लिखते चलो। ये फंडामेंटल है, बेसिक बेसिक सबके लिए कंपलसरी होता है। ये सीए में जो जाएगा इकोनॉमिक्स करने ना, उसको भी ये टॉपिक जरूरी हो जाएगा, जो फंडामेंटल होता है किसी भी चीज़ का बेस। तो इकोनॉमिक्स सर्वप्रथम आदम स्मिथ के द्वारा परिभाषा के रूप में व्यक्त किया गया, वो पुस्तक था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से अर्थशास्त्र की परिभाषा हम लोगों के समक्ष 1776 ईस्वी में 1776 में आदम स्मिथ महोदय ने दिए। इसीलिए आदम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आदम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उसके बाद दूसरा अर्थशास्त्री है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मार्शल। वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की रचना किए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की रचना 1844 ईस्वी में। कई कंपटीशन में आता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के रचयिता कौन है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल के द्वारा लिखा गया, जो 1844 ईस्वी में 1844 में लिखा गया। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान देंगे, इकोनॉमिक्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि चयन की समस्या। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है, ये क्वेश्चन होता है। व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का केंद्रीय समस्या क्या है, तो केंद्रीय समस्या है हर कोई व्यक्ति का इनकम लिमिट में है, सोर्स लिमिट है, लेकिन मीन्स अनलिमिटेड है ना। सोर्स हमारे पास लिमिट है, वांट्स अनलिमिटेड है। तो उन लिमिट सोर्स का अनलिमिटेड वांट पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन रिसीव हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन रिसीव हो, ये डिसाइड करना, यही डिसाइड करना सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है। कुल मिला के सिलेक्शन करना, हम अपने द्वारा कमाए गए जो भी पैसा है महीना का, उस महीना के वेतन से हम अपने महीना के सभी आवश्यकता को कैसे पूरा करें कि सभी की पूर्ति की जा सके और हमें सभी से समान संतुष्टि की प्राप्ति हो। यही अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं चयन की समस्या, चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन की समस्या। उसके बाद हम अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब वहां पे होता है अर्थशास्त्र में कि किस चीज का बिजनेस करें, कैसे बिजनेस करें, कितनी मात्रा में बिजनेस करें। अगर हम उत्पादन करते हैं तब हमारा तो समस्या आता है कि हम किस वस्तु का उत्पादन करें, कितनी मात्रा में उस उत्पादन करें और इस वस्तु के लिए बाजार क्या होगा, ये सेलेक्ट करना हमारा प्रॉब्लम होता है। अब अर्थशास्त्र को क्लासिकल और मॉडर्न, क्लासिकल और मॉडर्न दो अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र को दो अर्थशास्त्री के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं, प्राचीन अर्थशास्त्री और आधुनिक अर्थशास्त्री। प्राचीन अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को 5 भाग में विभक्त किए हैं। प्राचीन अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को 5 भाग में बांटे हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरप्रेन्योर। जबकि मॉडर्न अर्थशास्त्र को 2 भाग में बांटे हैं, एक माइक्रो, दूसरा मैक्रो। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये टाइप्स ऑफ हो गया। अब यहाँ पे हम लास्ट में लिखे प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन क्या है। ये डिफिनीशन पूछता है व्हाट इज प्रोडक्शन, उत्पादन क्या है ना। ये बेंच, डेस्क, कुर्सी, टेबल जो भी है फर्नीचर आइटम, ये कहीं न कहीं एक लकड़ी के रूप में रखा हुआ होगा, है ना। ये कहीं न कहीं एक लकड़ी के रूप में रखा हुआ था। लकड़ी में गुण था कि उस लकड़ी से ये चीज बन सकता है, लेकिन फिलहाल वो लकड़ी था। एक कारपेंटर को वो लकड़ी मिला, वह कारपेंटर उस लकड़ी से बेंच, डेस्क, कुर्सी, टेबल वगैरह बना दिया। ठीक है, तो लकड़ी के उपयोगिता को बढ़ा दिया, बेंच, डेस्क के रूप में डाइवर्ट कर देना उस लकड़ी को, मतलब क्या हुआ, लकड़ी के यूटिलिटी पावर को मैक्सिमाइज कर दिया। यही प्रोडक्शन है। किसी भी वस्तु में गुण पहले से है,
हम ये पहने हुए हैं कपड़ा, जो भी कुछ कपड़ा था इससे बहुत कुछ बन सकता था, है ना। ये टेलर को दिया गया, टेलर इससे कोट पैंट बना दिया। तो फिलहाल वो एक कपड़ा था, उसको वो कोट पैंट में डाइवर्ट कर दिया, यानी उस कपड़ा की उपयोगिता को बढ़ा दिया। यही उत्पादन है। तो वस्तु में निहित उपयोगिता का सृजन करना, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, यही उत्पादन है। अब ये यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है? हम क्लास में भी बताए थे कि एक व्यक्ति बहुत दिनों तक या बहुत देर से भूखा है, बहुत देर से भूखा है, वह कुछ खाना चाहता है, उसे खाना नहीं मिल रहा है। संजोग से कोई बंदा आया, उसके खाने का प्रबंध किया, तो वह भूखा व्यक्ति जब रोटी का पहला इकाई खाया होगा तो उसे उससे जो खुशी, जो अनुभव मिला होगा, वही यूटिलिटी है। भूखे व्यक्ति को रोटी दे दिया जाए और उसके खाने से वह जितनी संतुष्टि की प्राप्ति करेगी, वह यूटिलिटी है। प्यासे को पानी दे दिया जाए, पानी पीने के बाद वो जो अनुभव अपने आप में करेगा, वही यूटिलिटी है ना। यूटिलिटी को दो रूप में बांटते हैं, ध्यान दें। यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। फिर ये यूटिलिटी के आधार पे हमारा क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्विप मार्जिनल यूटिलिटी। सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और उपयोगिता ह्रास नियम, ये दोनों हम क्लास में किए हुए हैं। इसके आगे आता है हमारा डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड किसी भी वस्तु का डिजायरेबल, है ना, जो हम करते हैं, इच्छा करते हैं कि हमें ये चीज होना चाहिए, हमें ये चीज होना चाहिए, हम जो ये अपने मन में इच्छा व्यक्त किए, यही डिमांड है सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन ये इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। उसके लिए अर्थशास्त्री का कहना है कि ये डिमांड तब कहलाएगा जब वो वस्तु बाजार में हो, उस वस्तु का कीमत हमारे पास हो और हम उस कीमत को व्यय करने के लिए भी तैयार हों। हम उस कीमत को व्यय करने के लिए भी तैयार हों। हम अपने क्लास में बताए थे कि प्यास लगा हुआ है, मन में है कि पानी बोतल मिलता तो खरीदते, है ना। अब बाहर गए तो पानी बोतल मिल भी गया, है भी किसी दुकानदार के पास, मेरे पास उसके लिए 20 रुपया है भी, लेकिन मन में है कि पानी बोतल खरीदेंगे तो 20 रुपया खत्म हो जाएगा, तो हम खरीद नहीं सकते हैं, तो इच्छा इच्छा रह जाएगा, है ना। इसीलिए सब कुछ का होना, पहले तो इच्छा का होना, फिर जिस वस्तु के लिए इच्छा है वो वस्तु बाजार में उपलब्ध होना, फिर उसका क्या कीमत है वो व्यक्ति के पास होना, और फिर व्यक्ति उसे खर्च करने के लिए भी तैयार हो, तब जाके वो डिमांड कहलाता है। ठीक है। उसी में अगला टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का रूल है हाइयर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हाइयर द डिमांड। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, और जैसे जैसे कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। ठीक है। इसी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इलास्टिसिटी मतलब चेंज, घटना बढ़ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या? किसी वस्तु के मूल्य में थोड़े परिवर्तन से उसके डिमांड में उससे ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। मूल्य में जिस अनुपात में कमी या वृद्धि हुआ उसके तुलना में मांग पर अधिक प्रभाव पड़ जाता है, तो इसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। आगे है ये मार्केट का पार्ट है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर दोनों एक साथ मिलके सौदेबाजी करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, वैसे बाजार को परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। जहां बायर और सेलर दोनों लार्ज नंबर में होते हैं, एक ही वस्तु के कई विक्रेता होते हैं तो कई क्रेता भी होते हैं। लेकिन यहां मोनोपोली में वस्तु के विक्रेता एक होते हैं लेकिन क्रेता अनेक होते हैं। वह बाजार जहां विक्रेता की मात्रा कम है, क्रेता की मात्रा
अधिक है वैसे बाजार को मोनोपोली कहते हैं, है ना। आगे नेशनल इनकम, जिसके अंतर्गत जीडीपी हम क्लास में किए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, नेशनल प्रोडक्ट, इस सब के बारे में बताए। आगे आ जाओ, इकोनॉमिक्स को दो भाग में यहां बांटा गया है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो अर्थशास्त्र का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत व्यक्ति के इंडिविजुअल प्रॉब्लम के बारे में हम अध्ययन करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अर्थशास्त्र का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत सामूहिक प्रॉब्लम का हम अध्ययन करते हैं, एग्रीगेट प्रॉब्लम का हम अध्ययन करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां तक ये टॉपिक बिहार बोर्ड वाले के लिए है। इसमें प्रॉफिट, कॉस्ट, इंटरेस्ट और वेजेज, ये 4 टॉपिक भी है। प्रॉफिट के बारे में, कॉस्ट के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में और वेजेज के। तो कॉस्ट और प्रॉफिट का हम क्लास कर चुके हैं, जो हमारे 12th के प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। इंटरेस्ट और वेजेज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी में सीबीएसई वाले के लिए एक पार्ट अलग से जोड़ा है, जिसमें पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, गरीबी, बेरोजगारी, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया है, जिसको इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट कहा है। वहाँ बाढ़ के बारे में ही पढ़ाया है ना। जो ये इंडियन इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पार्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास में सब एक साथ कर देंगे, ठीक है।